अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब-ए-हाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। रज़न शो का आगाज़ कर रहे हैं महफ़िल मौसीकी से। जी वो पे असी की पेस बटाए जे ते तेनु मिलने ले, असी की पेस बटाए जे ते तेनु मिलने ले, सारे चरणा नु छड़ के आए जे ते तेरे मिलने ले, सारे चरणा नु छड़ के आए जे ते तेरे मिलने ले, असी की पेस बटाए जे ते तेरे मिलने ले। ये जेदा कौन है? वो तो तू मेरा नाम जुनैद सलीम है। चले जनाब मोहतरमियों मुकर्रमी जनाब जुनैद सलीम साहब गिला शिकवा करने के लिए हाजिर हुए हैं जी सारा और अल्लाह जानता है बड़ी तकलीफ हुई है, टीस उठी है, बल्कि दर्द शकीका हुई है। चंद दोस्तों ने बताया है कि आपने बड़े बेटे की शादी की है और आपने हमें नहीं बुलाया, बल्कि पूंड खान और जड़ा परा पे पहाड़ जिया रॉक अल्लाह इन्हों राख करे इन्हों तुसा बुला लिया ते सानू तुसी सदा नहीं देता। यस दिस इज ट्रू ट्रू अंकल। वहाँ पर्सनैलिटी वाइज लोग वहाँ कोट पैंटों वाले आप लोग ये सवारे कमीज पहन के वहाँ कहाँ जाते, क्या करते? उस्ताद जी इन्हां नूं बुला भी लैंदे ते इन्हां दे बाबे ने जेब च छापर कढ के गजरेला पांदियां फड़े जाना सी। ओ तेनू लवे मौला बच्चिया बड़ा तेरा मंदिर दी घंटी वर्गा मुंह है ओए। ओ लवी मौला नाम मुरादा शोखिया डबल माइंडेड जानवर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚੂਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਓਏ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੇ ਚਮਚ। शोखा आदमी। बात ये है जुनैद साहब कि हजूर हम आपके पुराने खिदमतगार हैं। बहुत ही दुख हुआ है ये सोच सोच के कि अल्लाह जनता च कर दवे। वड्डे डॉक्टर साहब डॉक्टर सलीम साहब ने हमेशा सबसे पहले हमें कहा है कि ओए मस्कीनो खान साहब ओए मुंडे दा विआह जी खुशियां जी जरूर आना जी। उस्ताद मुकर्रम, मेरे बेटे की शादी नहीं थी। पहली बात तो ये कि मेरे बहुत ही अजीज दोस्त के बेटे की शादी थी, और दूसरी बात ये है कि मैंने इनको भी बिल्कुल नहीं बुलाया हुआ था। ये रॉक शायद देगो शेगो के लिए गया हुआ था वहां पे। नहीं जुनैद साहब, मुझे तो उन्होंने गाने के लिए बुलाया था। वो तो उन्होंने कहा कि जब तक फंक्शन नहीं शुरू होता आप देगो के नीचे लकड़ियां लगाते रहे। हाँ, सालन ठंडा हो जाए तो उससे गाना बजाना भी खराब हो जाता है। हाँ जी क्योंकि इन्हों दे जितनी देर तक इथों तक सालन ना आ जाए इन्हों दा गाना बाहर नहीं आउंदा। अंकल गर्म सालन गले की तरावट के लिए अच्छा होता है। तेन लवे मौला तरावट एडियां तेरे गले च खुशकियां हुईयां ने ना मुरादा रेगिस्तान है तेरा गला किथे तेरे संग च ऊंट फसिया फिरदा है। वैसे भी उस्ताद जी मेरी बात सुने, इतना सीख पा होने की जरूरत नहीं है। जरा हकायक पर नजर रखें, खुद सोचें आप लोगों को लोग अब शादी ब्याहों पे क्यों नहीं बुलाते? ये रॉक स्टार और पॉप स्टार्स को बुलाते हैं, क्यों? है जेड़ी गल असी पूछण आए हो साडे को पूछण दे ए ते असी कहनी है क्यों? इसलिए कि आप लोगों ने कोई जिद्दत नहीं दी। जिद्दत की ते ये पुत्र लेडीज कपड़े पा के आ जाइए घर बाबे नु गरारे ते सलूका पुआ ले आइए। अल्लाह तेरी खैर बाबा लगे लच्छो खां गांडे दसो ना पुत्र की जिद्दत दवी है सानू दसो ते सही ना। ये जो इनोवेशन उन लोगों ने दी हैं ना उन्हां नु वेख के हुण बाबा साल लवा ओ पुत्र सारे स्टाइल तेरे मेरे ते निकलने बेटा। उन्हां नु पुछण दे ना की करा दसो मैं। वो देखें उसका हेयर स्टाइल देखें, रॉक का हेयर स्टाइल देखें। इन्होंने निशानी लाई है कि इथों चीरना है। असल में जुनैद साहब इनको पेन ही इस बात की है कि हमें आपने क्यों बुलाया फंक्शन। बेटे सानू ते पेन है ना तेन सूला उठनियां ने। ये देखें बिटिया ऐसे कूड़ लोगों को बुलवा लिया है और बारीक आदमी घर बैठे रहे। बहरहाल जुनैद साहब कोई ऐसी बात नहीं, आपके जिस दोस्त ने इनको बुलाया है ना जी उनको मेरी तरफ से बड़ा मुअद्दबाना फिटे मुंह कहना। माइंड करने वाली क्या बात है? उनका बेटा, उनकी शादी, उनकी मर्जी। जी मैं की कहन दिया, मैं तो यही कहन दिया कि उन्हां दी मर्जी ते दुर्शाबाश। सिर्फ ये जेलसी है अंकल, जेलसी। बारीक लोग आप कौन सा कोई पहाड़ों में से सोना निकाल लेते हैं? बेटे अज तो गले चो बाबे दी आवाज निकलती है ना तो इंज ही लगता है कि सोना निकलन दे। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में वाह बिखर जाने
आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है। खैर करे टाइम अल्लाह वालों पूरा होना है तो मुद्दा होना ते पुआ उस्ताद जी आप जो मर्जी कहते जाए, मैंने तो उस दिन देखा है कि कितने पॉपुलर हैं ये लोग। Thank you. पूरी शादी में तमाम मेहमानों की निगाहों का महवर व मरकज थे ये दोनों। लोग अपना खाना छोड़ के इनके साथ सेल्फियां बना रहे थे। ਅਸੀਂ खुद खाना छोड़ देने ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਪਵੇ। जुनेद साहब ये सब इस बाबे के सिखाए हुए हैं। ਉਹ ਕੋਲ ਰੱਖ ਓਏ ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ। ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਲਓ 20 ਬਾਕਰਖਾਨੀਆਂ ਲਈਏ ਨਾ, ਇੰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਕਰਖਾਨੀ ਉਹ ਝੁੰਗੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਭੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਲੇ ਗੰਡੇ। ਓ ਬੇਟਾ ਨਾ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ओ काका 50 रुपए का गुड्डा लइए ना, उन्हें तेरे वर्गे बूट पाए होंगे। ਹਾਏ क्या कहने बाबा जी? क्या कहने बगैर जराबां तो। जुनेद साहब खाना छोड़ देना तो एक तरफ रह गया, लोग हमारे से ऑटोग्राफ लेना शुरू हो गए। हाँ मैंने खुद देखा है, हजारों लोगों को ये ऑटोग्राफ दे रहे थे। और लोग मेरे साथ तो सेल्फियां बना रहे थे। ओ खलो जा खिल रे खां मरे तू ते आप हथ च कैमरा फड़िया होवे जिन्ना मर्जी सज्जे खब्बे घुमावे जगह ही नहीं हुंदी। ਨਾ ਕਰੋ ਖਾਂ ਜੀ, 3 ਦਿਨ ਦੀ ਮੇਥੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਾਬੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਓ ਮਰਿਆ ਸ਼ੋਖਿਆ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੁੱਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਓ ਮਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੋ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। वाह जी वाह, 100 साल पुरानी हवेली खोलो ना तो बाबे वर्गा फनूस लगा होता है। उस्ताद जी आप ये सुन के परेशान हो जाएंगे कि इन लोगों ने उस शादी में शिरकत के कितने पैसे चार्ज नहीं ਅਸੀਂ ਕਦ ਲਈ ਸੁਣੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਬਚੀਏ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ। कितने पैसे लिए हैं ਅਸੀਂ बताइए? ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜੀ। पता है कितने पैसे लिए? इनको ना ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ बताइए। ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। सुन तो ले सर इनको ना बताएं, बर्दाश्त नहीं होगा इनसे। 27 लाख रुपया लिए इन दोनों ने उस शादी में शिरकत का। यस। और वो जो मोटू रॉक स्टार है ना, उसने 27 लाख का एग्रीमेंट साइन करते हुए एतराज क्या किया है? ਇਹਦੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ नहीं। नो ਪੁੱਤਰ 27 ਛੱਡ ਕੇ 57 ਲੱਖ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ ਕਰੋਨਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। नो प्रॉब्लम, हमने तो वैक्सीनेशन करवाई हुई है। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। इनको क्या बता रहे हैं सर 27 लाख? आपको क्या पता अंकल 27 लाख में 10-10 वाले 20-20 वाले कितने होते हैं? 27 लाख का तो एग्रीमेंट था ना। जी, जी। वहां पे जिन लोगों के साथ सेल्फीज बनवा रहे थे सबसे पैसे चार्ज कर रहे थे। दूल्हा दुल्हन से अलग पैसे लिए इन लोगों ने। ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਏ ਚਿੜੀਆ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। मिस्टर जुनैद, लोग खुद ब खुद पैसे दे रहे थे। हमें खुद ही दे रहे थे सब पैसे, पता नहीं हमें गरीब समझ रहे थे। ਪੁੱਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ लगा था ना मुराद मगरों ही नहीं लेंदे। बाबूजी बात ये है कि किसी अच्छे से डॉक्टर से कह के अपने चैनल के थ्रू बाबा जी की आंखों का ऑपरेशन करवा दे। बाबा जी दी अखां बनवानियां क्यों ने? बाबा केड़ा लाहौर कलंदर दा ओपनर है। अखलो जा शोखिया हजूर आप प्लीज कुछ करें चैनल के थ्रू या अपना वो जो हेल्थ कार्ड है उसके थ्रू 5 लाख रुपए की जरूरत है ऑपरेशन के लिए। आंखों का ऑपरेशन तो आजकल फ्री हो जाता है, 5 लाख की क्या जरूरत है? पुत्र ऑपरेशन तो फ्री होना है मगर लवाहिकीन की जेब में कम से कम 5 लाख तो होना चाहिए ना। तो खबर जेड़े लैन आउंदे ने उन्हां नूं पुत्र फिर चाह पानी पूछना पैंदा। ਐਵੇਂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 4 ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖੋ, ਆਪੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ना शोखी करो मरो बड़ा महंगा बाबा जी की करन डे हो। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਹਿੰਗਾ ਬਾਊ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ओ शोखिया ओ सब तो महंगे कावे दे कप ना कर पुत्र। ਉਹ ਛੋਟੀ ਕੰਗੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ। बेटा जी ये शोखी करते रहेंगे आप 5 लाख का बंदोबस्त करवाएं गवर्नमेंट की तरफ से। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਹਦਾ 5 ਲੱਖ? 5 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਲੀਸਵਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। बाबियो ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤ ਜੀ, दसो फिर ऑपरेशन कराना जी या चलीसवा? ਪੁੱਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਾ, ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਚਲੀਸਵਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਕੂੜ ਲੋਕ ਜੇ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਜਈ ਸੁਰਮੀਲੀ
सुर्ख फजर दी निमी निमी लो तू मिल पैते ने मुखड़ा एक ते वेले दो क्या कहे ओ सुभान अल्लाह। आखिरी गाना हुण चलीस में करा लेंगे। अद खुलियां बुलियां ने के दोरी पत्ती गुलाब दिए तन तकाते नजर तिलक दी की मिट्टी पंजाब दिए ओ तन तकाते नजर तिलक दी की मिट्टी पंजाब दिए प्यार ने सामानू नम दिती खिलरी खश खश दी खुशबू तू मिल पैंदे ने मुखड़ा एक ते वेले दो क्या कहने हुण सुना बेटा तेन लवे मौला बड़ा तेरा कच्ची चेरी वर्गा मुंह है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि बच्चे को मोटिवेट किया जाए, बच्चे को स्कूल जाने के फायदे समझाए जाएं, आसान जबान में समझाए जाएं। ये ना कहा जाए कि तुम अगर स्कूल नहीं जाओगे तो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनोगे। भाईजान, कोरोना ने जहां और हमारी बहुत सारी आदतों को बिगाड़ा है और कुछ आदतों को संवारा भी अच्छा है, किया है। अच्छा भी किया है, वहां पे बच्चों में एक आदत बद पैदा कर दी है, वो है स्कूल स्किप करना, स्कूल ना जाना। क्योंकि वो ऊपर नीचे होता रहा ना कि जी स्कूल शुरू हो गए फिर बंद हो गए, तो वो आराम के भी आदी हो गए। तो अब बच्चों को बहानेबाजी बहुत आ गई है। सही। अब बच्चों को हर तीसरे दिन सुबह सुबह उठ के बुखार जरूर होता है आधे घंटे के लिए। वो एक आजकल वीडियो चल रहा है ना कि बच्चा कह रहा है मेरे पेट में दर्द हो रही है, मैंने स्कूल नहीं जाना। तो वो कहता है कि बाप कहता है कि ये पेट में दर्द अब कैसे ठीक होगी। कहता है ये स्कूल वाला रक्षा गली में से गुजर लेने दो, खुद ही ठीक हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, ये देखिए, ये शुरू से ही है। हाँ, मतलब ये कोई नई बात नहीं है बच्चों में स्कूल ना जाने वाली बात, शुरू से ही कई बच्चे स्कूल जाते हैं और शौक से जाते हैं, और एक वक्त जरूर बच्चे पे आता है जब वो स्कूल से एलर्जिक होता है, जब वो स्कूल ना जाने पे जिद करता है। अब आज से 20-25 साल पहले, 15 साल पहले माँ बाप के पास एक ही इलाज होता था, वो अम्मा का जूता या अब्बा का थप्पड़ होता था। तो वो जैसे भी है वो पहुंचा देते थे स्कूल एकदम। पूरा महल्ला वेख रहा होंगे सी कि जी बच्चा स्कूले जा मास्टर को बाप कह के आता था भी हड्डियां हमारी गोश्त आपका। नहीं, अब तो वालिदैन के पास बहुत चीजें हैं ना ऐसी बताने वाली बच्चे को। वालिदैन अब कहते हैं कि बेटा अगर ये बनना चाहते हो यार, तो अस्तगफिरुल्लाह। स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। ओ यार, खुदा का नाम लो। मैं इसी मौजू पे बात करने लगा था कि बच्चों को मोटिवेट करें, तुम डीमोटिवेट कर रहे हो। खुदा का नाम लो। फिर सानू की भुगतो बच्चे। जुल्फी ने जिधर स्कूल छड़ के आए, लता बावा तो फड़ के छड़ के आए। लता बाबा तो पढ़ के जुल्फी, यार खुदा का नाम, जुल्फी बेचारा चिमटी से पकड़ के लेके जाते हैं। अच्छा, तुम ये देखो ना कि जब ये वक्त था जब मैंने कहा कि अम्मा का जूता या अब्बा का थप्पड़, वो काफी होता था बच्चे की सारे जो बुखार और अमराज हैं वो दूर करने के लिए। वो जो आधे घंटे के लिए अमराज पैदा होते थे, और नित नए तरीके भी हुआ करते थे। यार बगल में थोड़ी देर प्याज रखो तो वाकई बुखार हो जाता है। अच्छा, अब लोग ये बताते हैं कि इसको जरा पढ़े लिखे अंदाज में आपने इस मसले को एड्रेस कैसे करना है, और जाहिर है कि सोशल मीडिया ने जो अवेयरनेस दी है लोगों को भी पूरी दुनिया में, और ये कोई यहाँ का मसला नहीं है, पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ ज़रा ज़्यादा होता है, लेकिन उनको साइंटिफिकली इस मसले को एड्रेस करने के तरीके बताए जाते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि बच्चे को मोटिवेट किया जाए, बच्चे को स्कूल जाने के फायदे समझाए जाएं, आसान जबान में समझाए जाएं। ये ना कहा जाए कि तुम अगर स्कूल नहीं जाओगे तो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनोगे। ये बच्चे को नहीं पता कि डॉक्टर या इंजीनियर क्या होता है। उस एज के बच्चे को समझ नहीं आता कि अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। जिंदगी बर्बाद कैसे होती है
गोगा जी, ये बच्चे को नहीं समझ आती कि जिंदगी बर्बाद कैसे हो। नहीं, उसको अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना ही नजर आ रहा होता है। हाँ, उसको कहते हैं कि यही जिंदगी है। तो हम बचपन में बुजुर्गों की इस बात पे ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। वैसे आजकल तो मसला जरा उल्टा हो गया हुआ है लेकिन अच्छा, एक तो ये कि मोटिवेट करना बहुत जरूरी है बच्चों को, जाहिर है कि अब वो दौर नहीं रहा। दूसरा ये कि आपको वजह जानना बहुत जरूरी है कि बच्चा किस वजह से स्कूल ना जाने की जिद कर रहा है। एक तो आम बच्चा जाहिर है सुस्त है, कायल है, सुबह नींद में तो कोई भी होता है तो वो उठने से इनकार कर देगा, बहाना लगाएगा। लेकिन बाज बच्चे हैं कि उनको कोई ना कोई नफसियाती मसला होता है। मसलन वो बाज बच्चे जो है वो अपने दोस्तों से डरते हैं, बुलिंग जिसको हम कहते हैं। आम तौर पे ये पिछले दिनों भी एक वाकया जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बना रहा है कि स्कूल में बच्चे तंग करते हैं, बहुत ज्यादा छेड़ते हैं उसको, यानी उसका जीना हराम कर देते हैं, उसको मारते हैं। तो अगर ऐसा कोई मामला है तो वो भी जानने की और जांचने की कोशिश करनी चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए। एक और मामला जो बहुत ज्यादा है कि बच्चा किसी ना किसी उस्ताद से खाइफ होता है, या उस्ताद के एक उसका हियोला बना होता है कि बाकी पीरियड्स तो ठीक है, वो फलां टीचर जो बहुत मारती है या नहीं भी मारती तो उसके ज़हन में एक हियोला बना होता है। तो माँ बाप को उसको भी ठीक तरीके से एड्रेस करना चाहिए। बाज़ दफ़ा बच्चा जो है किसी मखसूस सब्जेक्ट से इतना खौफजदा, मैथ की कईयों को बच्चों को पसंद नहीं होता, सही उनका बस चले तो बाकी पीरियड्स तो वो अटेंड कर लें, मैथ का पीरियड नहीं अटेंड करते। बिल्कुल सही। तो वो देखना चाहिए माँ बाप को कि किस सब्जेक्ट से हमारा बच्चा जो है वो एलर्जिक है, उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। स्कूल के असातिज़ा से मिल के उसका कोई हल निकालना चाहिए। और हल हर मसले का निकल आता है, कोई इतना वो कोई मतलब अक़वाम मुत्तहिदा में जाने की ज़रूरत नहीं है उस मसले को हल करने के लिए। टीचर्स और पेरेंट्स अगर मिल बैठ के बच्चे की कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो कर लेते हैं आम तौर पे। अच्छा जी, एक और बहुत बड़ी वजह बच्चों को जो स्कूल से चालू करवा देती है वो क्या है? वो नाकामी का खौफ। आम तौर पे बच्चे इम्तिहानात या ये जो समाही या शशमाही टेस्ट होते हैं इनसे पहले बीमार होना शुरू होते हैं। कहते हैं जी हमारी तबीयत बहुत खराब है। वो नाकामी का जो डर है ना, उसमें मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा रोल माँ बाप का और टीचर्स का है। किस लिए? वो इसलिए कि जो स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो आगे निकल जाता है और बच्चा अब समझ नहीं पाता, वो चैप्टर समझ नहीं पाता, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे रहना शुरू कर देता है। क्लास से पीछे रह जाता है। हाँ, और वो फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि वो इंटरेस्ट लेना ही छोड़ देता है। वो जो पढ़ाया जा रहा है, सबक पढ़ाया जा रहा है, वो सुनना ही छोड़ देता है, क्योंकि वो जो बात आगे निकल गई है वो तो पीछे का ही अटका हुआ है बेचारा। तो वो खलाओं में गुम हो जाता है। हाँ। गल बसों बाहर हो गए, गल बसों बाहर हो जाती है, वो घर आके बताता नहीं है। इसमें यह है कि माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि कम से कम चले, अगर रोजाना नहीं कर सकते तो वीकली बेसिस पे बच्चे को ये चेक करते रहे कि कहीं हमारा बच्चा इस स्टेज पे तो नहीं आ गया कि किसी एक सब्जेक्ट में बहुत पीछे रह गया और इंटरेस्ट ही लूज कर दिया है उसने, यानी दौड़ से बाहर हो गया। जब बच्चा दौड़ से बाहर हो जाता है ना, फिर वो स्कूल से फ्रंट होता है। तो इसलिए ये देखने की जरूरत है कि हमारा बच्चा जो है वो इस स्टेज पर ना पहुंचे, उससे पहले पहले इसका तदारुक किया जाना चाहिए, इस मसले को एड्रेस किया जाना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। देखिए, बात ये है कि आप लोग खुद ही सेंसर बोर्ड बने होते थे। जब आप इकट्ठे बैठ के ड्रामा देखते थे तो आपको मालूम होता था कि कौन सा ड्रामा बच्चों को दिखाने वाला है और कौन सा नहीं। नाज़रीन, आइए आज एक बार फिर आपकी मुलाकात करवाते हैं दीवानगी की हद तक टीवी देखने के शौकीन जनाब नाजिर मलिक साहब से। जी बहुत शुक्रिया जुनेद मियां, अल्लाह ताला आपको बहुत इज्जतों से नवाजे। भाई, हमेशा यहाँ पे आपके यहाँ टेलीविजन के ऊपर तनकीद करने के लिए हाजिर हुआ जी, मगर आज जुनेद मियां टेलीविजन पे तनकीद नहीं करनी, आज टेलीविजन व्यूअर्स पे तनकीद करनी। बड़ा चेंज। हाँ, यस, हैरान कुन तब्दीली आ चुकी है। आपको मैं कहूंगा तो आप लोग भी इसको महसूस करेंगे फौरी तौर पे। अच्छा भाई, आहिस्ता आहिस्ता
हम लोग सिर्फ टेलीविजन की वजह से अपनी फैमिली मेंबरान से मिलने के लिए टाइम निकालते थे, सिर्फ टेलीविजन के लिए। बिल्कुल। मतलब कहने का ये है कि टेलीविजन देखने के लिए घर के अफराद एक जगह पे इकट्ठे होते थे। उसके अलावा ना किसी की सलाम किसी के साथ, ना किसी का कोई मिलना गिलना, ना किसी को वक्त देना। यानी सुबह सुबह उठ के सब लोग अपने अपने कामों को निकल लिए और जब रात को टेलीविजन देखने के लिए चंद घड़ियां निकालते थे तो एक दूसरे से मुलाकात हो जाती थी। भाई अब वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि आपके ये जो जेबों के अंदर मोबाइल फोन है, हाँ। इसने वो वक्त भी छीन लिया है। वो वक्त जो आप चार अफराद घर के इकट्ठे बैठ के कुछ बातें कर लेते थे, और वो भी टेलीविजन ड्रामा के वक्फे के दौरान जब इश्तिहारात लगते थे तो एक दूसरे से पूछ लेते थे कि भाई सुबह कहाँ थे, कब आए, कब गए, क्या कर रही हो। वो जो थोड़ी सी होती थी फुर्सत टेलीविजन ड्रामा देखते हुए, उसमें ही बातचीत होती थी। जी हाँ जी। अब चूंकि सबकी जेब में टेलीविजन आ गया है, सब लोग कहते हैं कि भाई हम तो अपने मोबाइल पे ड्रामा देख लेंगे। यानी ड्रामा भी आपने जेब में डाल लिया, अब निकल लीजिए जहां मर्जी। ड्रामे के दौरान क्यों नहीं गुफ्तगू करते थे तुम लोग आपस में? अरे भाई ड्रामा देखते हुए चलो एक आध बात एक दूसरे के साथ कर ली। और जुनैद मियां, सबसे जो अहम बात है बिताने वाली, आप माशाल्लाह खुद फादर हैं, बाप हैं, आपके भी बच्चे हैं, और ये सब लोग ही माशाल्लाह साहिब औलाद लोग हैं। देखिए बात ये है कि आप लोग खुद ही सेंसर बोर्ड बने होते थे। जब आप इकट्ठे बैठ के ड्रामा देखते थे तो आपको मालूम होता था कि कौन सा ड्रामा बच्चों को दिखाने वाला है और कौन सा नहीं। इश्तिहारात ऐसे होते थे जो बच्चों के सामने देखने वाले नहीं होते। तो जो ही वो इश्तिहार टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जाहिर होना, फौरी तौर पे बाप ने या माँ ने वो चैनल बदल देना, या भाई ने चैनल बदल देना, और चंद सेकंड के बाद दोबारा उसी चैनल पे आ जाना कि ड्रामा देखेंगे। तो ये जो सेंसरशिप होती थी या जो सेंसर बोर्ड का काम था, वो घर में बड़े जो लोग थे वो अंजाम देते थे। वाह वाह वाह। अब भाई आप सब लोगों के पास अपना अपना टेलीविजन है जो आपने जेब में डाला हुआ है। बच्चों को आप कैसे बताएंगे कि क्या चीज देखने वाली है और क्या नहीं? भाई देख तो सब कुछ ही लेना है बच्चों ने। जिंदगी अल्लाह ताला अनायत करे तो सब कुछ देख लेते हैं, मगर उम्र के साथ साथ ये नहीं होता था कि बच्चा अभी नन्ना मुन्ना फीडर हाथ में है और लुकड़ियां ले रहा है सोफे के ऊपर, और उस वक्त भी वो चीज देख रहा है जो बड़ों के देखने वाली भी नहीं है। लुकड़ियां, वो कलाबाजी वो कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लुकड़ियां। तो कहने का मतलब ये है गौरी मियां, जी कि ये जो टेलीविजन जेब में चला गया है, ये हर किस्म की गंदी और गलीज चीज जो है, ये आपके बच्चे ने अपनी जेब में डाली हो। दुनिया मुट्ठी में आ गई। नो डाउट उसमें बहुत बहुत अच्छी चीजें भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशंस भी हैं। और मगर मेरे भाइयों, ये जो जवानी होती है ना, जिसे हम टीन एज कहते हैं, अब तो टीन एज से पहले भी बच्चे बहुत खतरनाक हो चुके हैं, भाई बता ही देती हैं। मेरा मतलब है कि ये बच्चों को आप उम्र से पहले हर चीज दिखा देती हैं तो वो जरा उनके लिए खतरनाक होती है। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि उनका वो जो उम्र का हिस्सा जो होता है वो इमेच्योर फैसले करने वाला होता है। उनको मालूम नहीं होता कि कौन सा रास्ता ठीक है और कौन सा गलत। तो बात ये है जुनैद मियां कि आप तो अक्सर ये अपने प्रोग्राम में बात करते रहते हैं जी, ये जो खानदानी रवायात पुरानी होती थी, वो यहाँ जो बैठे होते हैं आपके अजीजी मियाँ माशाल्लाह इंतहाई अक्लमंद आदमी है। मैं कुर्बान जाऊं उन पे, इतने प्यारे लग रहे होते हैं। ये बात करके आपने अपनी इतनी खूबसूरत गुफ्तगू का खुद ही बेड़ा गर्क कर लिया। अजीजी मियाँ की गुफ्तगू भाई बहुत पते की बातें बता रहे हो। मैंने उनके मुंह से कई दफा सुना है
कि वो कह रहे होते हैं कि भाई पुरानी खानदानी रवायात जो हैं, जिसे हम सिकाफत कहते हैं, आबा इजाद की रवायात जो होती हैं, जी हाँ, जी हाँ। उनको साथ लेके चलो भाई, उनको पल्लू में बांध लो, छोड़ोगे तो फिर बेरादवी का शिकार हो जाओ। अरे वाह वाह वाह। बड़े नॉलेज वाले आदमी हैं जी अजीजी मियां। अजीजी मियाँ, जी, जी। देखिए ये क्या कह रही हैं, कह रही हैं अजीजी मियाँ बड़े नॉलेज वाले आदमी। और ये खुद फिरनी के ऊपर मिर्चें डाल के खा जाता है, इसको क्या पता। अरे क्या टेस्ट है भाई, फिरनी के ऊपर मिर्ची। अजीजी मियाँ को बता दूंगा कि आप पागल हैं। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। 1968 से लेकर 1974 तक जो मुनफरद रिकॉर्ड हैं, 6 सालों में 100 फिल्मों में हीरोइन आई। अरे वाह। जिनकी एवरेज निकालें तो 15 फिल्में एक साल में बनती हैं। अच्छा जी, आज बारी है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार को डिस्कस करने की। जी। तो आज हम जिस स्टार को डिस्कस कर रहे हैं वो फीमेल हैं और इंतहाई मजी हुई, खूबसूरत और बड़ी ही रोमांटिक हीरोइन, फिल्म स्टार नगमा बेगम। क्या बात है। नगमा बेगम की मुस्कुराहट और नगमा बेगम की परफॉर्मेंस लोगों के दिलों पर राज किया करती थी। जी बिल्कुल। बिल्कुल। ये माशाल्लाह 60 साल इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दिए और ये उस वक्त आई जब ये पंजाबी फिल्मों पे नीलो बेगम, सबिया खानम, लैला, शीरी छाई हुई थी। लेकिन नगमा बेगम ने बहुत मेहनत की और हार नहीं मानी। उनकी मौजूदगी में अपना नाम बनाने में कामयाब हुई और 1964 की फिल्म हाथ जोड़ी ने इनको सुपरस्टार यानी सफे अव्वल की हीरोइन बना दिया। अकमल साहब की हीरोइन बनी। जी जी जी, उस वक्त अकमल साहब का भी बूम पीरियड था, बूम पीरियड। इस फिल्म में नगमा बेगम पे जो पहला गाना पिक्चराइज हुआ, जो लोगों को बहुत ही पसंद आया और उस गाने ने नगमा बेगम को बहुत पॉपुलर कर दिया। थोड़ा थोड़ा चन्न वेखिया बहुत पॉपुलर हुआ और फिल्म स्टार नगमा भी बहुत पॉपुलर हो गई। उस दौर में अकमल साहब के साथ उनकी जोड़ी मशहूर हो गई। फिर नगमा बेगम के जो मुनफरद रिकॉर्ड हैं वो क्या है, 1968 से लेकर 1974 तक जो मुनफरद रिकॉर्ड हैं, 6 सालों में 100 फिल्मों में हीरोइन आई। अरे वाह। जिनकी एवरेज निकालें तो 15 फिल्में एक साल में बनती हैं हीरोइन। ये वो दौर था जिस वक्त एक तरफ फिरदौस बेगम की फिल्में सुपर हिट हो रही थी और एक तरफ नगमा बेगम की फिल्में कामयाबी हासिल कर रही थी। इनमें यह फैसला करना मुश्किल होता था कि नगमा बेगम ज्यादा बड़ी आर्टिस्ट हैं या फिरदौस। यानी दोनों इंतहाई मकबूल तरीन हीरोइन थी। फिर 1974 में आसिया बेगम, नजमा और मुमताज के आने से नगमा बेगम बैकफुट पर चली गई और क्रैक्ट एक्टर करने लग गई, मतलब हीरोइन से हट गई और अभी तक फिल्मों में माशाल्लाह काम कर रही हैं, अभी तक क्रैक्ट एक्टर हैं। नगमा बेगम को उस वक्त के हर सुपरस्टार हीरो के साथ पसंद किया गया है। बिल्कुल सही। जिनमें सुधीर साहब, अकमल मरहूम, इजाज साहब, यूसुफ खान साहब, इकबाल हसन साहब, हबीब साहब। जी, हबीब साहब वो फनकार हैं जिनके साथ उनकी जोड़ी इंतहाई मकबूल हुई। इतना लोगों ने पसंद किया कि तकरीबन 40 के करीब फिल्मों में ये हीरो हीरोइन आए। अरे और फिर इनकी शादी भी हो गई। हबीब साहब और नगमा बेगम साहिबा की शादी भी हुई। वो ज्यादा देर चल ना पाई, मगर ये अपनी निजी जिंदगी में भी कुछ देर हीरो हीरोइन रहे। जी जी। और एक अजीब सी बात जो मैंने अपनी आंखों में देखी है कि ये दोनों हबीब साहब के साथ भी मैंने काम किया हुआ है और टेलीविजन ड्रामे में जी, और नगमा बेगम साहिबा के साथ दोनों ने कभी भी एक दूसरे के पीछे किसी की बुराई नहीं की। अरे वाह। दोनों आखिरी दम तक नगमा बेगम को अल्लाह ताला जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, हबीब साहब भी आखिरी दम तक इज्जत करते रहे। वाह। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि ये दोनों मियाँ बीवी रहे और एक दूसरे की इज्जत करते रहे, ये वो खवातीन हैं या वो हमारी स्टार हैं जो किसी भी दूसरी स्टार से जेलस नहीं होते थे। ये वो दौर था। बिल्कुल। अच्छा, ये सिर्फ हीरोइन ही अच्छी नहीं थी, करेक्टर एक्ट्रेस भी इतनी अच्छी और खूबसूरत परफॉर्मेंस करने वाली
कि फिल्म मुखड़ा चानवरगा में ऐसे जज्बाती सीन किए कि वाह वाह वाह। फिर फिल्म खान चाचा के गाने में ऐसा हकीकत का रूप धारा, गाना भी मैडम ने ऐसा खूबसूरत गाया कि क्या बात है, तियां दा धन पराया वे बाबला। अच्छा, यहाँ ये भी मैं कहता चलूं, जैसे मैंने कहा कि अंजुमन बेगम के ऊपर और ये अली इजाज साहब के ऊपर सुपर हिट गाने पिक्चराइज हुए हैं। जी जी। मैडम नूरजहान के बहुत सारे शाहकार गीत जो हैं वो नगमा बेगम पे भी पिक्चराइज, जिनमें जदों होली जेई लेना मेरा ना मैं था मर जाने, ये भी नगमा बेगम पे पिक्चराइज। रोंदना मारी ते मैं दाल आया जिंद कंदला ना साग ते मक्खन मकई। सुपर हिट गाने और इंतहाई खूबसूरत मेलोडी, क्या बात है। नगमा बेगम के ऊपर पिक्चराइज। इश्क दी कूक सुन के कोई उत्तर पहाड़ों आया, अरे जा जा आज तो मैं तेरी मेरा। अच्छा, नगमा बेगम का ये भी रिकॉर्ड है कि 25 साल फिल्मों में हीरोइन आती रही हैं। ये नहीं कि जबरदस्ती, लोग उनको पसंद करते रहे। जब तक बतौर हीरोइन आती रही हैं, अपने आप को हीरोइन वाली फिगर में ही रखा है। इंतहाई खूबसूरत लगती है। आज भी जब मिलती हैं तो इतनी प्यारी लगती है, माशाल्लाह। बुजुर्ग खातून है मगर बड़ा प्यारा चेहरा और बड़ी प्यारी रौनक है चेहरे के ऊपर। अजीजी, मुझे भी एक एजाज हासिल है कि मैंने नगमा बेगम के साथ दूसरे ममालिक में काम किया थिएटर में। जी 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 जी, ये बिल्कुल आपके पास एजाज है और उनके लिए ये दुख की बात है कि वो बेचारी बाहर इनके साथ जाती थी और अपनी गाना परफॉर्मेंस इनके सामने करती। मुझे कहती थी सज्जन सोना, सारा गाना ही झूठा पड़ जाता है यार, बहुत बुरी लगी है तुम्हें। मतलब जो बात वो इधर अकमल मरूम को कह रही है, हबीब साहब को कह रही हैं, देखो ना कि क्या ट्रैवलिंग की बदबख्ती है कि ट्रैवल करके इतनी दूर उधर जाके वही बात इसको कह रहे हैं। यार, जेट लैग इसी को कहते हैं ना। यार नगमा बेगम तो वहां शो करने जाती थी, आप प्लम्बर थे वहां। बहरहाल एक बहुत बड़ी स्टार हुई है नगमा बेगम हमारी फिल्म इंडस्ट्री की। 350 फिल्मों में काम किया, इंतहाई खूबसूरत, जिसमें 60 के करीब फिल्में सुपर हिट हैं और अभी भी माशाल्लाह एक्टिव हैं, काम कर रही हैं। अल्लाह ताला उनको इंतहाई सेहत तंदुरुस्ती वाली बड़ी लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन सुमान। नाजरीन, ये था आज का अस्पताल और आज की हिकमत की बात ये कि हर काम में पहला कदम दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमीज का अगर पहला बटन गलत लग जाए तो अगले सारे बटन गलत लगते हैं। मैंने जी सारी कमीज नहीं कानों पै जाती है। और ये कोट जो है ये बशीर दर्जी का है, जरूरी तो नहीं कि हर कोट जो है वो शेक्सपियर का ही हो। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।